एमए सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर हम आपसे बात कर रहे थे अबाउट ह्यूमन राइट्स, दैट इज टू से ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स इन द यूएन चार्टर और इन द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के संदर्भ में क्या कहा गया है, उसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को या अभिसमयों को समय समय पर पारित किया गया है, इन सारे विषयों पर हमने आपसे बात किया था। सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली देन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट I had talked to you, I had spoken to you about the two important international conventions on human rights, that is the ICCPR and the ICESCR, International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। हमने इन दो विषयों के संदर्भ में आपसे डिटेल में वार्ता हुई थी। यहाँ पर हम आपको और भी एक दो चीजें बताते हैं कि देखिए, देयर आर सेवरल मैकेनिज्म्स within the United Nations to promote human rights. Now, as you must be knowing quite well that human rights is one of the prime objectives of the United Nations. To promote human rights, to protect human rights, it is one of the most important duties of the human rights of the United Nations. संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा ये दायित्व है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करे, उसका वो प्रचार प्रसार करे और उसके लिए लोगों की आस्था बढ़ाए, लोगों का मान सम्मान बढ़ाए मानवाधिकारों के प्रति। ये उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपने एस्टैब्लिशमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान दिया है। और उसमें हमने आपसे बात किया था जो यूएन चार्टर में कुछ प्रावधान है ह्यूमन राइट्स को लेकर, उसके बारे में हमने कुछ आपसे पहले बात किया था। देन आई हैड स्पोकन टू यू अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा के बारे में भी हमने आपसे बात किया था। व्हाट आर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द यूडीएचआर एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट यूडीएचआर। तीसरी हमने जो आपसे बात किया था दैट इज अबाउट द टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस आईसीसीपीआर एंड आईसीईएससीआर। इतने विषयों पर हमने आपसे बात किया था। लेकिन जब हम संयुक्त राष्ट्र में और भी हम उन उपायों को देखते हैं कि किस प्रकार से मानवाधिकारों का संरक्षण करता है, किस तरह से उसको प्रमोट करता है, व्हाट आर द अदर मैकेनिज्म्स बाय विच द यूनाइटेड नेशंस ट्राइज टू प्रमोट और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, देन वी कैन कम अक्रॉस सम मोर इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिज्म्स। और देखिए, इसमें जब हम इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना होगा कि देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये जो कन्वेंशंस जो अभी हमने आपसे जो भी बात किए थे इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये दो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये तो दो हमने आपको बताया था आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर आर 7 अदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज, है ना। यानी कुल मिला के देयर आर 9 कोर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स या 9 कोर ट्रीटीज ऑन ह्यूमन राइट्स। और हमने आपको 2 के बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 और हैं। देयर आर 7 मोर इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन ह्यूमन राइट्स और उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए, ट्रीटीज आर व्हाट आर ट्रीटीज? ट्रीटीज आर सिंपली, हमने आपको उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में, ट्रीटीज सिंपली आर द मैकेनिज्म्स which impose a binding you can say एक बाध्यकारी ये एक प्रावधान लागू करता है। it is binding in nature. It is imposed on the nation states, that is they have to abide by the international treaties as a matter of compulsion। यानी जिन राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर, मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर कर दिया है, उनको अब इन ट्रीटीज के साथ निभाना भी है। तो अब जब ट्रीटीज कौन कौन सी साइन की गई हैं या कौन कौन सी कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज के बारे में हम बात करते हैं, विच आर बाइंडिंग इन नेचर, अर्थात जिनका स्वभाव, जिनकी प्रकृति बाध्यकारी होती है। एक बार किसी राज्य ने किसी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो उसके ऊपर ये बाध्यकारी रूप से लागू होगी, है ना। तो इट हैज बाइंडिंग नेचर, इट कैरीज अ बाइंडिंग नेचर। इसको लागू करना ही करना है जिन राज्यों ने इसको एक बार इसको स्वीकार कर लिया है। तो इसको अगर हम देखें, देयर आर 9 कोर इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात 9 सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत
मानवाधिकारों से संबंधित संधियां हैं। 9 आधारभूत संधियां। अब कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इस 1965 में साइन हुई थी, 1965 में, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं CERD। CERD, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, ये जो ट्रीटी है, जैसे नाम बता रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के उन्मूलन के लिए संधि या कन्वेंशन या अभिसमय। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अर्थात नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय किसके लिए? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। सो इट वाज साइंड इन द ईयर 1965। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले हम और आपसे आगे बात करें, वी हैव टू टेक इट इन कंसिडरेशन कि जो संधियां होती है, एक बार जब कोई साइन कर देता है कोई राज्य, तो वो संधियां स्वतः ही लागू नहीं हो जाती हैं। उन संधियों को लागू करने के लिए देयर इज अ मॉनिटरिंग बॉडी। हर संधि को लागू करने के लिए देयर इज अ मॉनिटरिंग बॉडी। जैसे हमने कहा CERD है। मान लीजिए भारत ने CERD पर साइन तो कर दिया, 1965 की संधि है ना, लेकिन अब साइन करने के बाद भारत उस संधि को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, वेदर इंडिया इज फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ CERD और नॉट, who is going to oversee it, who is going to monitor? Therefore, apart from treaties or conventions, there is a simultaneous or a corresponding implementation committee as well. तो उसे हम कहते हैं committee on the elimination of racial discrimination। यानी संधि का नाम क्या हुआ? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। अभिसमय क्या होता है? संधियों का ही एक प्रकार होता है। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज द नेम ऑफ द ट्रीटी, एंड द ट्रीटी एंड द कमिटी दैट विल बी मॉनिटरिंग दिस ट्रीटी विल बी कॉल्ड एज द कमिटी ऑन रेशियल कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए समिति। तो जब हम ट्रीटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके समानांतर उसकी मॉनिटरिंग या इम्प्लीमेंटेशन कमिटी भी है। बोथ ऑफ देम गो साइमल्टेनियस, हैंड इन हैंड। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग कि अगर हम 9 इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में बता रहे हैं, कोर इंस्ट्रूमेंट्स को बता रहे हैं, तो साथ साथ हमको कमिटीज का भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटीज अपने आप ही नहीं लागू हो जाती हैं। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट। मान लीजिए जैसे कहते हैं वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, संविधान तो है, लेकिन क्या संविधान अपने आप लागू हो जाएगा? अपने आप लागू नहीं होगा। The Supreme Court is there, and the Supreme Court is considered to be as the guardian of the Constitution. सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक या संरक्षक माना जाता है, और इसलिए संविधान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम सर्वोच्च न्यायालय को देखना है। इसी तरह से when we are talking about the core international treaties, then these treaties, even though they have been signed by the nation states, whether they are being followed by that particular nation or not, that is the task of the enforcement committee। तो ये जो enforcement committee है, जो हमने कहा साथ साथ दोनों चलते हैं, और उसका नाम है CERD, कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो दुनिया भर में जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करना है, उसका उन्मूलन करने के लिए जिन राज्यों ने संधियां किया है या संधि पर हस्ताक्षर किया है इसके ऊपर, तो उस संधि को निभा रहे कि नहीं निभा रहे, ये CERD के द्वारा देखा जाएगा, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन कमिटी के द्वारा देखी जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, जिसे हम कहते हैं आधारभूत कोर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स भी इसको कहते हैं, आधारभूत मानवाधिकार संधियां इसको कहते हैं, है ना। तो पहला क्या हो गया है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके लिए CERD कमेटी बनाई गई। ये 1965 की थी। देन द सेकंड इज 1966 में जो बनाया गया था, दैट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1966 में, यानी दिसंबर 1966 में इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। और इसके साथ ही साथ ICESCR का भी निर्माण किया गया था दिसंबर 1966 में। तो ये 1966 में इन 2 संधियों को बनाया गया था, अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने इसका निर्माण
किया था। इसके बारे में हम आपसे पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियां ये हो गई हैं मानवाधिकारों पर, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज देन इज द CEDAW। इट इज कॉल्ड ए CEDAW, यानी CEDAW, यानी फुल फॉर्म इसका क्या है, CEDAW का कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, अर्थात महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, अर्थात महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। इसको हम कहते हैं शॉर्ट में CEDAW, CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन। और ये 1979 में ये ट्रीटी हुई थी, ये अभिसमय हुआ था। जैसे ये नाम ही बता रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव संबंधी जो प्रथाएं चल रही थी, उनको न्याय न देना, उनके साथ मतलब कि दोयम व्यवहार करना, उनका उत्पीड़न करना, अत्याचार करना, भेदभाव करना उनके साथ, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई महिलाओं के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संधि थी, जिसको हम कहते हैं CEDAW शॉर्ट में कहते हैं। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका जो मॉनिटरिंग कमेटी थी, दैट वाज कॉल्ड एज द कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, यानी इसको कहा गया, जिसको हमने कहा CEDAW, अर्थात कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, अर्थात एक समिति बनाई गई। इस समिति का कार्य था कि जिन जिन राज्यों ने, जिन जिन देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी मॉनिटरिंग करना, वेदर दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स और द प्रोविजंस ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रीटी और नॉट। दिस वाज द टास्क ऑफ द CEDAW। ये 1979 में आई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक संधि थी, है ना। ये 4 हो गई। देन द नेक्स्ट वन इज द CAT मीन्स कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। यूं तो एक बड़ा लंबा सा उसका नाम है, लेकिन इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इसमें जेनोसाइड भी है, इसमें जेनोसाइड है, इसमें वॉर क्राइम्स है, इसमें टॉर्चर है, लेकिन शॉर्ट में इसको कहते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, अर्थात यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अर्थात टॉर्चर आप समझते हैं यातना देना। यातना कई प्रकार से दी जा सकती है। ये वॉर क्राइम के रूप में, युद्धापराध के रूप में भी देखा गया है, जेनोसाइड के रूप में भी देखा गया है, दैट इज जिसे हम कहते हैं नरसंहार के रूप में भी देखा गया है। और कई प्रकार के अपराध होते हैं जहां जहां इस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, जहां पर जो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वॉर्स, इफ नॉट अ फुल फ्लेजेड वॉर, इवन इन अ लो स्केल वॉर, इवन इन अ लो स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव, है ना, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पर सैनिकों को पकड़ लिया जाता है। जैसे अभिनंदन को आप जानते हैं, जो इंडियन पायलट था इंडियन एयरफोर्स का, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानीज अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक व्हेन इंडिया हैड लॉन्च्ड बालाकोट ऑपरेशन। तो अब ऐसे में जब कोई देश विरोधी देश को पकड़ लेता है, उसके सैनिकों को पकड़ लेता है, तो नेचुरल सी बात है वो उसको टॉर्चर करेगा, उसको वहां बैठाकर उसको पाले पोसेगा नहीं, बल्कि इट विल इंडल्ज इन टॉर्चरिंग, है ना, उसको सताएगा, एंड इट विल ट्राई टू एलिमिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट कैप्चर्ड सोल्जर। जो कुलभूषण जाधव, यू कैन को रिलेट दिस, है ना, कि कुलभूषण जाधव के ऊपर किस तरह से उसको टॉर्चर किया होगा पाकिस्तान ने। भले वो स्क्रीन पर नहीं आ रहा, इट इज नॉट कमिंग ऑन द टीवी चैनल्स, बट इट इज स्टिल क्वाइट श्योर दैट ही मस्ट हैव बीन टॉर्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, है ना। तो इसलिए कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर बनाया गया है, और इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए कि जहां जहां ऐसा संज्ञान में आता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को यातना दी जा रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसको इस प्रकार की चीजों का रोकथाम करने के लिए, निवारण करने के लिए। और अधिकांश जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो युद्धबंदी होते हैं, दे आर मेनली सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर। तो इसको रोकने के लिए ये संधि करी गई है, ये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय किया गया है। और इसके लिए कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, अर्थात यातना के विरुद्ध एक समिति बनाई गई है, और इसका काम है कि जो हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं, द सिग्नेटरी स्टेट्स, दे विल बी मॉनिटर्ड बाय द कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, है ना। यातना के विरुद्ध जो
जिन जिन देशों ने संधि की है या हस्ताक्षर किए हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी बाय दिस कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर। सो दिस वाज डन इन द ईयर 1984। 1984 में ये चीज हुई थी, ये संधि करी गई थी। देन इन द ईयर 1989 में अर्थात 1989 में एक और महत्वपूर्ण संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अर्थात बच्चों के अधिकारों पर यानी बाल अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अर्थात बाल अधिकारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संधि, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और इस चीज का ये कार्य था, जैसा नाम ही बता रहा है कि विश्व भर में आप जानते हैं कि चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सो मेनी काइंड्स of you can say of whether it is torture, whether it is exploitation, whether it is injustice, anything can happen and everything is happening to children all across the world in many countries। अनेक देशों में बच्चों के साथ कई प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको युद्ध के कार्यों में लगाया जा रहा है। You must have all seen number of reports on your TV channels कि that how children have been used by the fighting groups, है ना, जो लड़ाकों का समूह होता है कई देशों में, जो लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पर दो आर्म्ड ग्रुप्स के मध्य युद्ध चल रहा है या गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह का मूवमेंट चल रहा है। देयर द चिल्ड्रन हैव बीन रोप्ड इन टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो दोस that is a very serious issue, a very serious matter, and all the countries who have signed the CRC, that is Convention on the Rights of the Child, they will come under the monitoring mechanism of the United Nations, है ना। तो ये 1989 में ये संधि करी गई थी। Then there is another international important treaty, and that is the International Convention on the Rights of All Migrants, है ना। International Convention on the Rights of All the Migrants, है ना। अर्थात माइग्रेंट्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर जैसे पलायन करने वाले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, है ना। माइग्रेंट्स हम कहते हैं कि पलायन करने वाले लोग। अभी कोविड जब पिछले साल हुआ था, वी हैड सीन सो मच, the laborers, the workers, they had been migrating from one place to other, from one state to another state. There were so many, you can say there was huge, there was so much of information, so much of news about this thing. तो अर्थात ये जो माइग्रेंट्स को लेकर है, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ये ग्लोबल फिनोमेना है ये। एंड केवल कोविड के दौरान ही ऐसा नहीं हुआ है, इट हैज बीन गोइंग ऑन for years and years together in some of the other country. It is not that at some particular time this will happen. ऐसा नहीं कि केवल जब युद्ध होगा, अकाल पड़ेगा, महामारी होगी, तभी इस तरह से पलायन होंगे मजदूरों के या श्रमिकों के। Even in normal circumstances we can see that the workers or the migrants, they are leaving their place of residence and they are migrating to other places. तो इनके माइग्रेशन के दौरान जो उनके साथ समस्याएं घट रही हैं, जो इनको प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द माइग्रेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स, दिस इंटरनेशनल ट्रीटी वाज लेजिस्लेटेड अपॉन इन द ईयर 1990। और इसके लिए कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी इसका निगरानी करती है, कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स, है ना, कमेटी ऑन द माइग्रेंट्स, है ना। तो अर्थात इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करी गई है, इसमें कई देशों ने इसको साइन भी किया है ना। ये 1990 की थी। नाउ देन देयर आर टू मोर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस, और वो जो कन्वेंशन है एक 2006 का है। दैट 2006 जो कन्वेंशन है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है 2006 वाला, और वो ये कहता है कि दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन on the enforced disappearances of the people, International Convention on the enforced disappearances of the people, अर्थात enforced disappearances का मतलब है अर्थात जिनको जानबूझकर गायब कर दिया गया है। This is called enforced disappearance, अर्थात जिन लोगों को जानबूझकर गायब कर दिया जाता है। अब गायब करने से मतलब they must have been kidnapped, they must have been
they must have been executed extrajudicially. They must have been kept into some illegal confinement. This is called as enforced disappearance, है ना. तो enforced disappearance का मतलब यही होता है जहां पर लीगल वे में, देखिए लीगल वे क्या होता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होता है ना, युद्ध बंदी होता है, जहां पर एक देश को पता होता है हमारे 10 सैनिक पकड़ लिए गए हैं और वो दुश्मन की कैद में है. सो therefore the prisoners of war they have been recognized under international law. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उनको स्वीकार किया गया, उनको उनकी मान्यता है और उनके एक्सचेंज का प्रोसीजर भी होता है. इसके लिए बहुत सारे मीडिएटिंग ग्रुप्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी काम किया जाता है. बट सो फार एज द एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आर कंसर्न, जहां पर जबरदस्ती लोगों को सीन से हटा दिया जाता है, ईदर दे आर किल्ड, दे आर एब्डक्टेड, दे आर किडनैप्ड, or they are kept into some illegal confinement, they are tortured. This is called as enforced disappearance. और इस तरह की जो जबरदस्ती अर्थात गैर कानूनी तरीके से, है ना, असंवैधानिक तरीके से जिन लोगों को गायब कर दिया जाता है, वो उसके लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है और इस पर कई देशों ने इसमें सिग्नेचर भी किया है. अब देखिए ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, ये जनरली इट हैपेंस ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय में होता है. बट मोर देन द वॉर, युद्ध में तो एक खुला, आप समझ लीजिए इट इज एन ओपन वायलेंस, है ना. द एनिमी is out to eliminate or to kill his rivals. लेकिन जनरली इट हैपेंस, युद्ध में तो होता ही, जैसे हमने कहा, वहां पर भी जिनको पकड़ लिया जाता है उनको भी शूट कर देते हैं, उनसे कुछ पूछताछ किया, टॉर्चर किया, एंड देन दे आर शॉट डाउन. पता ही नहीं, बताते ही नहीं कि हमने कितने लोगों को, आपके सैनिकों को पकड़ा है. सो अगेन इवन ड्यूरिंग वॉर्स दिस एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कैन बी सीन देयर. लेकिन ये अधिकांश उन जगहों पर होता है जहां पर मिलिटेंसी चलती रहती है, जहां पर इंसर्जेंसी चलती रहती है. आई गिव यू एन एग्जांपल. बलूचिस्तान का आपने नाम सुना है. इट्स वेरी क्लोज टू, आई मीन इट इज इन आवर नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान में ही है ये बलूचिस्तान, है ना. और ये जो बलूचिस्तान है, ये बड़ा, आप जानते हैं, इट इज अ बड़ी कंट्रोवर्शियल प्लेस, क्योंकि यहीं पर ही तो सब चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्वादर वहां पर पोर्ट बन रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर. तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी भी है, बलूचिस्तानी आर्मी भी है. वो जो बलूचिस्तानियों की जो एक विद्रोह गुट है, विद्रोह का समूह है ना, विद्रोही गुट है. इट हैज लॉन्च एन आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. तो जो बलूचिस्तान आर्मी है उसने एक औपचारिक रूप से एक आप कह ली आंदोलन छेड़ा का. वो आंदोलन इट इज अ वायलेंट मूवमेंट, अर्थात हिंसात्मक आंदोलन है जो पाकिस्तानी मिलिट्री के विरुद्ध है, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के विरुद्ध है और पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध है. व्हाई? बिकॉज उनके जो रिसोर्सेज है, 97% ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन लूटेड बाय पाकिस्तान एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड. लूट तो लिया बलूचिस्तान की संसाधन को, लेकिन उस संसाधन को तो वो पाकिस्तान के कल्याण के लिए भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं. एवरीथिंग इज इट इज बीइंग पास्ड ऑन टू चाइना, एंड चाइना इज ट्रेडिंग विद ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान. एंड बलूचिस्तान इज अ रिसोर्स रिच एरिया. ये एक रिसोर्स रिच एरिया है, अर्थात ये संसाधनों के मामले में बहुत ही प्राकृतिक रूप से ये भरपूर है, समुन्नत है. लेकिन सारे उसका प्राकृतिक संसाधन, जितना खजाना, वो सब लूटा जा रहा है. सो देयरफॉर दे आर अप इन आर्म्स. देयरफॉर द बलूचिस्तान आर्मी हैज बीन क्रिएटेड एंड it is not a new creation. It has been there for a very long time, and they have been launching attacks against these the Pakistani government and the Pakistani military forces and the security forces. तो अर्थात ये क्यों? क्योंकि वहां की सेना ने इतना ज्यादा अत्याचार किया है. वहां पर हर घर में ये लोग घुसते हैं. पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, ट्रूप्स होते हैं, दे एंटर ईच एंड एवरी हाउस ऑफ बलूचिस्तानी पर्सन. वहां पर जितने मेल मेंबर होते, खासतौर से जो अडल्ट मेल मेंबर्स होते, दे कैप्चर हिम, दे अरेस्ट हिम, दे आर टेकन देन टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. वहां पर इनका टॉर्चर किया जाता है, इनसे जबरदस्ती को बुलवाया जाता है, कन्फेशन लिया जाता है. इवन दो दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे मे नॉट हैव बीन इन्वॉल्व, येट दे आर टॉर्चर्ड एंड देयर कन्फेशन is extracted
फ्रॉम देम फोर्सिबली, उनसे कबूलवाया जाता है कि मैं यहाँ शामिल था, यहाँ के विद्रोह में, यहाँ के उग्रवादी कार्यों में, इसलिए ये मैं काम कर रहा था। यही इसी आधार पर इनसे एक्सट्रैक्शन कराया जाता है कन्फेशन का, और उनको बाद में इनको मार डाला जाता है ना। तो इसलिए हमने इसीलिए बताया कि जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर मिलिटेंसी चल रही, जहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पर इस तरह से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इवन देयर हैव बीन रिपोर्ट्स इवन इन इंडिया एज वेल। कश्मीर के मामले में भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट आई थी कि आर्मी भी ऐसे ही कर रही है या नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी है अगर भारत में, सो दोज थिंग्स हैव बीन टेकन इनटू कॉग्निजेंस। उस पर जो हमारी जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो जुडिशियल बॉडीज हैं, दे हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड दे हैव डील द मैटर एज पर द लॉ। तो जहाँ जहाँ हमने कहा होता है, चाहे वो भारत में हो, चाहे कहीं दुनिया के अन्य किसी कोने में हो, चाहे पड़ोसी देश में हो, enforced disappearances is a reality, and many people and thousands of people have been shot down, they have been killed extrajudicially, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए 2006 में इस चीज को बनाया गया था, इस कानून को बनाया गया था, और इसके लिए निगरानी समिति भी बनाई गई थी, मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स है, जहां जहां इस प्रकार की इंसर्जेंसी चल रही है, वेर एवर दिस काइंड ऑफ इंसर्जेंसी इज गोइंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल इन अ नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस मलेज ऑफ इंसर्जेंसी। वहां पर तो सेक्टेरियन क्लैशेस हो रहे हैं, सेक्टेरियन वॉर्स हो रहे हैं, है ना, जो दो गुटों में जो संघर्ष हो रहा है, खूनी संघर्ष हो रहा है। तो वहां पर तो बहुत ज्यादा इस तरह चीजें देखी जा सकती है, सरकार की सेना के साथ हो रहा है। सो देयर द थिंग्स आर वेरी मच taking place, and the people are being picked up, the people are being killed randomly, है ना। तो ये समस्या है। और उसी तरह से 2006 में ही एक और आया था, एक और अंतर्राष्ट्रीय संधि आई थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्स, है ना, राइट्स कंसर्निंग डिसेबिलिटीज, अर्थात जो विकलांगता है, लोगों की जो विकलांगता है उससे संबंधित अधिकारों की, है ना, संरक्षण किया जाना चाहिए। द राइट्स ऑफ द डिसेबल्स, है ना, जो विकलांग लोग हैं या विकलांगता का से संबंधित के विरुद्ध जो अधिकार होना चाहिए, है ना, वो इन चीजों को इसको इन्होंने मॉनिटर करने की कोशिश किया था, है ना। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अर्थात जो डिसेबल जो लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, तो विकलांगता से ग्रसित लोगों के मौलिक अधिकारों को या उनके जो उनके मानवाधिकार हैं उसको संरक्षित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। एंड अगेन देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड who are suffering from various kinds of disabilities। तो ये तो बहुत बड़ी, आप जानते हैं कि त्रासदी है मानव समुदाय के साथ, केवल एक दो देश में नहीं, इवन बड़े बड़े जो समृद्ध देश है, इवन दे आर फेसिंग द ब्रंट, उनके साथ भी बहुत कुछ ये समस्याएं जुड़ी हुई है। कि समस्याएं क्या, बहुत सारे डिसेबल लोग हैं, है ना। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने जो डिसेबिलिटी से जो है, जो विकलांगता से ग्रस्त हैं, उनके लिए कुछ अधिकारों को सुनिश्चित किया है। और इसमें यह कहा गया है कि जिन राज्यों ने इस संधि को साइन कर लिया है, हस्ताक्षर कर लिया है, अब उनके लिए निगरानी समिति बन गई है जो मॉनिटर करेगी वेदर दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ डिसेबल्स और नॉट। जो विकलांगों के जो संबंधित जो अधिकार हैं, वेदर दे आर फॉलोइंग, वेदर दे आर ट्राइंग टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्स और नॉट, है ना। तो ये उसका ये कार्य है। तो इस तरह से देखिए, दीज आर द 9 कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, है ना। इस तरह से 9 आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां हैं। 9 कोर याद रखिएगा, दीज आर द 9 कोर। कोर का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आधारभूत, है ना। तो दीज आर द 9 फंडामेंटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर द 9 कोर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना। तो ये 9 के आपको याद रखना चाहिए। जो नंबर 1 सर्ड है, 1965 में आया था। सर्ड मीन्स इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 1965 में आया था। दूसरा था 1966 में, तीसरा जो ICCPR था, तीसरा भी था 1966 में था, जो ICESCR था।
इसके बारे में पहले बता चुके हैं विस्तार से। फिर चौथा था 1979 में, जिसको हम कहते हैं सीडॉ, जिसके बारे में मैंने बताया 1979 में था। 1984 में कैट आया था, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर आया था 1984 में। फिर 1989 में आया था CRC, दैट इज अ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 में था। 1990 में आया था द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट्स, अर्थात जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक है, मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, ये 1990 में आया था। फिर 2006 में आया था इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, अर्थात जिन लोगों को बलपूर्वक गायब करा दिया गया है, गलत तरीके से गायब करा दिया गया है, उनके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है ना। और नवा क्या है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अर्थात जिन लोगों के साथ विकलांगता जुड़ी है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये 9 इसकी कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज हैं, और इसको लागू करने के लिए इतनी ही समितियां भी हैं, है ना। तो इतनी समितियां, 9 समितियां हैं, जिसके आधार पर इन ट्रीटीज को मॉनिटर किया जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, है ना। तो हमने जैसे शुरू में बताया था, एक संयुक्त राष्ट्र में चूंकि मानवाधिकार एक बहुत बड़ा ये मामला है, इसलिए दिस इशू इज बीइंग परसूड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन अ वेरी सीरियस वे। और जहां पर इतने सारे कदम पहले से उठाए हुए हैं, UN चार्टर में मानवाधिकार हैं, UDHR में मानवाधिकार हैं, फिर 2 हमने आपसे ऐसे ही डिस्कस किया था, ICCPR और ICSCR, और साथ साथ 7 अन्य के कोर इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। तो कुल मिलाकर 9 कोर इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसको और पढ़ लीजिएगा अपने स्रोतों से, है ना। तो आज की बात हम यही समाप्त करेंगे। आई विल नॉट स्टॉप हियर, आई विल ब्रिंग दिस लेक्चर, आई एम ब्रिंगिंग दिस लेक्चर हियर टू एन एंड, but in the next lecture I will be speaking more about certain more on some more UN human rights instruments। संयुक्त राष्ट्र ने जो कुछ और भी मानवाधिकारों को लागू करने के लिए कुछ और जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, या जो सिस्टम्स बनाए हैं, उसके बारे में भी हम आपसे अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड फॉर योर पेशेंस। थैंक्स अ लॉट।